We will be doing phenols. आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिनोल्स। देखो बेटे, फिनोल जैसे कि आपको पता फिनोल होता क्या। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH लगा दो तो क्या बनता है? फिनोल। अब फिनोल की जहां तक प्रेपरेशन करे ऑलरेडी यू हैव डन यार, ठीक, बट येट करा तो हमने होता ही है, पर उसको एक बार रिवाइज करना हमारा फर्ज बनता है। देखो बेटा, फिनोल की जो प्रेपरेशन है कई तरीके से हम करते हैं, ठीक। सबसे पहला तरीका जो कि आपको मैंने बताया था, डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस आपको याद होगा, डोज प्रोसेस आपको अराइल हलाइड में करवाया गया था। डोज प्रोसेस में क्या होता है कि हमने क्या लिया, वी टुक क्लोरोबेंजीन या फिर कोई भी हेलोअरीन और उसका रिएक्शन किया विद NaOH बेस। क्योंकि बेटा अराइल हलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इसके 5 रीजन आपको बताए थे। तो वी नीड हियर ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटे OH जो है दैट विल रिप्लेस दिस Cl, तो उससे फिनोल बन जाएगा। लेकिन फिनोल एसिडिक होता है और मीडियम कैसा है? बेसिक। एसिड और बेस रिएक्ट कर जाएंगे और एसिड और बेस रिएक्ट करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, बनना तो चाहिए था फिनोल, लेकिन सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। समझते हो ना ये? अब सोडियम फिनॉक्साइड की अगर मैंने इसमें एसिडिफिकेशन की लाइक HCl लगाया तो वी गेट फिनोल। इससे हमें फिनोल मिलेगा और साथ में NaCl मिलेगा। फिनोल मिलेगा और साथ में NaCl मिलेगा बेटा, ठीक। तो ये हमारे पास डोज प्रोसेस रहेगा। तो डोज प्रोसेस जो होगा वो फिनोल की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक। दिस इज फर्स्ट स्टेप। बोलो पहली प्रेपरेशन समझ में आई? ऑलरेडी डन था ये। इसी तरह से एक दूसरा रिएक्शन, ठीक, एक दूसरा रिएक्शन ये भी हम पहले कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बार बार बोला ये पहले कर चुके हैं, ठीक। जैसे आपको एक करवाई थी डाईएजोटाइजेशन, याद आया? सैंडमेयर रिएक्शन से पहले मैंने आपको करवाई थी डाईएजोटाइजेशन, जब सैंडमेयर रिएक्शन समझा रहा था। तो डाईएजोटाइजेशन में क्या होता था कि हमने एनिलीन लिया था और एनिलीन पे रिएक्शन करवाना था HONO, ठीक, HONO। और आपको यह बताया गया था कि HONO जो होता है ये इन सिटू बनता है, इन द रिएक्शन मिक्सचर। HONO स्टेबल नहीं होता। तो कैसे बनाते हैं इसको बेटा? इसको बनाते हैं NaNO2 और HCl से मिलके। NaNO2 और HCl से मिल करके हम इसको बनाते हैं, ठीक। HONO का रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर यहां पे रखते हैं आइस कोल्ड। टेम्परेचर कैसे रखते हैं? आइस कोल्ड टेम्परेचर हम यहां पे रखते हैं, यानी आइस कोल्ड बिलो 5 डिग्री। अगर ऐसा रखेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? डायएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। तो दिस वी हैव डन ऑलरेडी। लेकिन सर आप फिनोल बना रहे थे। बेटे मैंने कहा था कि इसमें साथ में वाटर बनता है, ठीक। अगर बेटे मैं इसमें साथ में यहां पे HCl जरूर लगाना, क्योंकि बिना HCl के ये नहीं बनेगा, बिना एसिड्स के नहीं बनेगा। तो यहां पे एनिलीन HONO प्लस HCl। अगर आइस कोल्ड कंडीशन होगी डायजोनियम सॉल्ट, अब इसको हीट कर देते हैं। हीट करेंगे, दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल क्या? N2। N2 विल बी गिवन ऑफ, HCl इज गिवन ऑफ एंड वी गेट फिनोल। इससे हमारे पास फिनोल बन जाती है और साथ में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास HCl इज गिवन आउट, ठीक, N2 इज गिवन आउट। इसलिए अगर हम इस रिएक्शन में डायरेक्टली ऐसा करते, आइस कोल्ड नहीं रखते, टेम्परेचर 298 केल्विन रख देते, तो क्योंकि आपके डायजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब दे एब्जॉर्ब वाटर। तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते थे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या हो जाती है? हाइड्रोलिसिस। तो या तो हमने क्या किया, शुरुआत से टेम्परेचर क्या रखा? ज्यादा रखा, तो डायजोनियम क्लोराइड बनने की जगह सीधे क्या बन जाएंगे? फिनोल। क्योंकि डायजोनियम क्लोराइड स्टेबल नहीं होते ना बेटा, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं।
और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, तो जैसे वाटर इसके कांटेक्ट में आता है वाटर को एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन रिलीज कर देते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल ही क्या है, N2। तो वो रिलीज हो जाता है और फिर वाटर अटैक करके हाइड्रोलाइसिस करके इसको क्या बना देता है बेटा, फिनोल बना देता है। तो दिस यू हैव ऑलरेडी डन, बट अगेन रिपीटेड। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इससे? ओके, नेक्स्ट प्रेपरेशन जो कि अभी नहीं की थी, पहली बार आप कर रहे हैं, थ्रू क्यूमीन, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, थ्रू क्यूमीन। अब रिएक्शन थ्रू क्यूमीन है, रिएक्शन इज थ्रू क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होती है, पहले तो हमें यह देखना क्यूमीन क्या होती है। बेटा आपको फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत बार करवाई है मैंने। तो अगर हमारे पास मान लो आपने लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन, वी हैव टेकन प्रोपीन। और प्रोपीन के साथ कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग प्रोटिक एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग प्रोटिक एसिड लाइक H3PO4। बेटा H3PO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, हम यहां पे H2SO4 वगैरह यूज नहीं करेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो वो प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है बेटा, हमें यहां ऑक्सीडाइज नहीं करना है। फॉस्फोरिक एसिड, हालांकि आप बोलोगे सर ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है पर बहुत ही वीक, तो इसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही रखते हैं। क्लियर? हालांकि फॉस्फोरस +5 स्टेट में, हाईएस्ट स्टेट में आ गया ना बेटा, तो हाईएस्ट स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन बहुत ही वीक, इसलिए इसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोलते हैं। और प्रोटिक जो H पॉजिटिव देता है, प्रोटिक जो H पॉजिटिव देता है वो जरूरी है। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे बेटा, क्या बेंजीन रिंग से मिलेंगे कि यहां से मिलेंगे? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रेडिली अवेलेबल है नहीं, तो किस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा। तो ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रॉन यहां और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, so you will be getting a cation formed over here. This is CH3 CH1 positive CH3, isn't it? अब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ करती थी, समझ में आई? और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लीज सी दिस, CH CH3 CH3। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इसको हम बोल सकते हैं 2 फिनाइल प्रोपेन। आयुपेक नेम क्या हुआ, 2 फिनाइल प्रोपेन, या इसको कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम भी देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और प्यार से बोलो तो इसको क्यूमीन बोलते हैं, ठीक? सो दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। गॉट इट और नॉट? ये क्यूमीन की प्रेपरेशन हो गई, बट हमें बनाना क्या है, फिनोल। सी, क्या मैं इस क्यूमीन को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, C के साथ H, CH3 CH3, क्या इस क्यूमीन को ऐसे लिख सकता हूं? यही तो है ना, C के साथ H है ना इधर। अब इसकी मैं करूंगा एरियल ऑक्सीडेशन, एयर में, एरियल ऑक्सीडेशन, एयर में, एरियल ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, पिछली बार ऑक्सीडेशन करवाई है ना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई, यहां C से C बॉन्ड है, यहां C से C बॉन्ड है, यहां C से H बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, C से H बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, वीकर बॉन्ड है। तो ये ऑक्सीजन यहां आएगी और यहां आकर के हमारे पास कैसे बनेगी, ध्यान देना प्लीज, CH3 यहां रहेगा, CH3 यहां रहेगा, यहां OO, ये वाली ऑक्सीजन H, यानी ये वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो गया। गॉट इट और नॉट? इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड।
So this is called as cumene hydroperoxide. Got it or not? अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है इसको हीट करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे। आपको पता है दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, तो कहां से टूटेगा बॉन्ड? यहां से, और इसके ऊपर क्या होंगे? लोन पेयर। सो लोन पेयर के थ्रू ये अटैक कहां करेगा? बेंजीन रिंग पे, और इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? तो ये जो OH है वो यहां पे अटैक करता है, इसको बोलते हैं इप्सो अटैक। क्या बोलते हैं? इप्सो अटैक, ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही। ठीक, तो इसलिए हमारे पास बेंजीन के ऊपर रह गया OH, और ये पार्ट बाहर आया। ये पार्ट क्या है? CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। गॉट इट और नॉट? कौन से वाला बेटे? ये वाला। देखो बेटे, आपको जैसे हीट करेंगे पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा, ये लोन पेयर के थ्रू यहां अटैक करेगा बेटा इस कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव होगा, लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा। क्यों? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ना बेटे, दिस इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पे पॉजिटिव, तो ये OH यहां अटैक करेगा। जब OH ने यहां अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, OH यहां जुड़ गया। क्या बन गया बेटा? फिनोल और एसीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसलिए है बेटा क्योंकि यहां पे ना केवल फिनोल बल्कि साथ में एसीटोन भी बनता है। दोनों ही बड़े यूजफुल प्रोडक्ट है, फिनोल भी और एसीटोन भी, दोनों ही यूजफुल प्रोडक्ट्स है। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? थ्रू क्यूमीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। ठीक, इसमें सीक्वेंस बेस्ड रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे आपको दिया जाता है कि बेंजीन, और यहां बोलते हैं प्रोपीन, इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ठीक, H3PO4 A बना, A में ऑक्सीजन, B बना, ठीक, इसको हीट, C बना, ठीक, C+D बोल लो। अब हमसे ये पूछ लिया ABCD क्या है, सो दिस इज वेरी सिंपल। A क्या होगा? क्यूमीन। B क्या होगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। C क्या होगा? फिनोल। और D क्या होगा? एसीटोन। इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बोलो, इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होती है थ्रू क्यूमीन। ठीक, नाउ एक चौथी प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, चौथी प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, दैट इज एल्कली फ्यूजन। एल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट of benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid, another very important reaction. Alkali fusion of sodium salt of benzene sulfonic acid. सारे बच्चे पेन छोड़ के पहले समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, इसमें हमने क्या किया, पहले बेंजीन लिया और बेंजीन की करवानी है सल्फोनेशन। बेटे सल्फोनेशन हम करवाते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में, +1 में पढ़े होना ये। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है भाई, है ना? फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है? विद इंप्योरिटी ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ओलियम H2S2O7, ऐसे भी लिख देते हैं। और इससे सल्फोनेशन होती है, यानी बेंजीन रिंग की टिंडी पे लग जाता है SO3H, है ना बेटे? तो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो गया? अब बेटे हमें इसका सोडियम सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए मैंने यहां पे NaOH लिख दिया। दिस इज एन एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज एन एसिड और नॉट? NaOH इज द बेस, विल रिएक्ट, वाटर बाहर, और हमारे पास क्या बन जाएगा? SO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
क्लियर? सर यहां पे जरूरी है सोडियम सॉल्ट लेके, आप पोटाशियम सॉल्ट नहीं ले सकते? अरे यार कोई भी बेस ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी सॉल्ट चाहिए हमारे को। क्लियर? अब हम इसकी एल्कली फ्यूजन, नो व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली? एल्कली इज बेस ना, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? इसके साथ हीट करना और मेल्ट कर देना, मतलब फ्यूजन का यही होता है। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग होती है ना भाई, तो यहां फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है, जोड़ना। तो हमने यहां पे NaOH के साथ, एल्कली के साथ इसको बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया, वेरी वेरी स्ट्रांगली हीट कर दिया। बेटा दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो बच्चे यहां से ये बाहर आया, ये क्या है? Na2SO4, यहां पे क्या लगा? OH, यानी फिनोल बना। बट मीडियम तो बेसिक था, मीडियम बेसिक था, बनना क्या चाहिए था हमारे पास? फिनोल ना, क्यों जी? बनना क्या चाहिए था हमारे पास? फिनोल बनना चाहिए था, बट क्योंकि मीडियम कैसा है? बेसिक, तो फिनोल एसिड और मीडियम बेसिक, एसिड बेस रिएक्ट करेगा, तो यहां क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर हम करेंगे एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन करके क्या मिल गया हमें? फिनोल। ठीक, अब ये फिनोल बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन जब कंपटीशन में आता है ना, तो हमें ये समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? जरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं बार में वापस ले आऊंगा, जरा क्वेश्चन देखें ताकि समझ में आए आपको। आपको ऐसे दिया होगा पेपर में, बेंजीन प्लस H2S2O7A NaOH B NaOH C HCl D। अब बच्चा ये सोचता है यार 2 बार NaOH, यहां कंफ्यूजन आ जाती है बच्चे को, है ना? और अगर मैंने ये ना बताया हो तुम्हें, तुम जिंदगी भर नहीं सॉल्व कर सकोगे इस रिएक्शन को। ठीक, बताया है तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर नहीं बताया हो, जिंदगी भर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते दोस्त। क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में पहले क्या बना हमारे पास? फर्स्ट थिंग क्या बनेगी हमारे पास यहां पे, बोलो? सल्फोनेशन हुई, तो पहला ए जो है वो हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर NaOH का रिएक्ट करके क्या बनेगा भाई? हमारे पास यहां पे सोडियम फिनोक्साइड। ठीक, और इसकी एसिडिफिकेशन से क्या बनेगा? फिनोल। सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन गोज बच्चे। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? तो ये इस तरह से पेपर में आता है, जो हमें समझ नहीं आता बेसिकली, और अब मैं सोचता हूं कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो ये देखो पुराना, कि कैसे हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसको बनाया। नोट इट आउट। समझ में आ गया सभी को? यस लिखिएगा। ओके, उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ गया आपको। नाउ, जितनी भी फिनोल की प्रेपरेशन यहां पे की है बेटे, इससे फिनोल की ईल्ड बहुत अच्छी नहीं होती। एक्चुअली फिनोल जो है लार्ज स्केल पे ऐसे बनाया ही नहीं जा सकता। फिनोल को हम लार्ज स्केल पे जब बनाते, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है फिनोल की प्रेपरेशन का बेटे, वो हम क्रूड ऑयल के कोल टार फ्रैक्शन के मिडल ऑयल फ्रैक्शन से निकालते हैं। अब ये समझ नहीं आया सर? देखो बेटे, इंडस्ट्रियली हम कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल में इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन कैसे करते हैं बच्चों? देखो बेटा, फिनोल की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की बात करें तो हमारे पास फिनोल में हम जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल समझते हैं भाई, जिसका रेट आजकल बहुत ज्यादा है ना? ठीक, और क्रूड ऑयल की पहले करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कई सारे इसके प्रोडक्ट आते हैं बेटा, ठीक। जैसे बेटे इससे हमें मिलता है गैस, एक तो मिलता है नेचुरल गैस जिसको हम गैस बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे। फिर एक मिलता है पेट्रोल जिसको गैसोलीन बोलते हैं बेटा, ठीक। एक मिलता है डीजल, ठीक। एक मिलता है कैरोसिन ऑयल, ठीक। एंड लास्टली वी हैव अ ब्लैक रेजिड्यू कॉल्ड एज कोल टार, कोल टार, है ना बेटा। अब ये जो कोल टार है, ठीक, और एक सॉलिड रेजिड्यू कोक भी बनता है, सॉलिड रेजिड्यू कोक भी रह जाता है यहां पर। कोल टार की आगे डिस्टिलेशन की जाती है, कोल टार की आगे डिस्टिलेशन की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। जब इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो यहां 3 फ्रैक्शन आते हैं बेटा। एक होता है हैवी ऑयल फ्रैक्शन, हैवी ऑयल फ्रैक्शन। एक होता है मिडल ऑयल फ्रैक्शन, मिडल ऑयल फ्रैक्शन। और एक होता है लाइट ऑयल फ्रैक्शन, लाइट ऑयल फ्रैक्शन। जो लाइट ऑयल फ्रैक्शन है बेटा, इसमें 1 बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते जनरली, या उससे कम वाले, ठीक। कंपाउंड्स हैविंग 1 बेंजीन रिंग and 1 benzene ring and smaller hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन्स। ये पाया जाता है किसमें बेटे? लाइट ऑयल फ्रैक्शन में। जो मिडल ऑयल फ्रैक्शन है उसमें नैप्थलीन, नैप्थलीन, फिनोल एटसेट्रा, ठीक, एटसेट्रा इसमें पाया जाता है। और हैवी ऑयल में मोर देन 2 बेंजीन रिंग, ठीक, जैसे कि एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन एटसेट्रा, जिसमें आपके पास मोर देन 2 बेंजीन रिंग, यानी 3 बेंजीन रिंग, 4 बेंजीन रिंग, बड़े पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें मिलते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक फ्रैक्शन है बेटा हमारे पास, कौन सा? मिडल ऑयल फ्रैक्शन। मिडल ऑयल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या मिलता है? नैप्थलीन एंड फिनोल। हम इससे फिनोल को निकालते हैं, कैसे बेटा? मिडल ऑयल के साथ NaOH रिएक्ट करवा देंगे। NaOH बेस है, वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, तो नैप्थलीन उसमें डिसॉल्व नहीं करेगी। फिनोल जो होगी वो डिसॉल्व कर जाएगी और सोडियम फिनॉक्साइड बना देगी, क्योंकि फिनोल एसिडिक है, NaOH बेस है, ये रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन नैप्थलीन वाला डिसॉल्व नहीं होगी। हम फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिल्ट्रेशन करके नैप्थलीन वगैरह अलग हो जाएगी, सोडियम फिनॉक्साइड अलग होगा, और फिर इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं और फिनोल बना लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जो कि यूज होता है इंडस्ट्रियली फिनोल को बनाने के लिए। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि फिनोल कौन से फ्रैक्शन से मिलती है? तो याद रखना, मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार। क्या? मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार। सिर्फ यही एक क्वेश्चन है इसमें। गॉट इट और नॉट? अब बेटे एक प्रोसेस जो कि मैं आपको करवा चुका हूं, रैशिक प्रोसेस, रैशिक प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन बनाते हुए मैंने ये प्रोसेस करवाया था, ये आपने खुद करना, इट इज योर होमवर्क। रैशिक प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। रैशिक प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल।
और आपको मैं करवा चुका हूं ये, ठीक। नहीं आता हो तो एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन में देखिएगा, आपको रेशिक प्रोसेस जरूर करवाया होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बेटा ऐसे फिनोल्स बन जाती हैं। सो दीज आर प्रेपरेशंस ऑफ फिनोल। आई थिंक सो प्रेपरेशन ऑफ फिनोल क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी, कोई मुश्किल तो नहीं है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रॉपर्टीज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत मजेदार प्रॉपर्टीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिनोल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है जिसको फिनोलिक ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है जिसको क्या बोलते हैं? फिनोलिक ऑर्डर बोलते हैं। फिनोल कलरलेस होते हैं बट ऑन स्टैंडिंग टर्न्स डार्क, ऑन स्टैंडिंग टर्न्स डार्क एज फिनोल्स आर एल्कोहल्स, दे हैव बर्निंग टेस्ट, ठीक। तो क्या हुआ, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करो फिनोल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में सबसे पहली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि फिनोल का कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल। बेटे घर में फिनाइल के पोछे लगते हैं कि नहीं, है ना बेटा, उसकी स्मेल आती है ना, सो दैट इज द स्मेल ऑफ फिनोल। समझ में आई बात? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एज इट इज एन एल्कोहल तो इट विल हैव अ सेम सॉर्ट ऑफ टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, ठीक। कलरलेस बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलरलेस बट develops color on standing, develops color on standing। तो बेटे यहां पे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि फिनोल्स टर्न्स डार्क, फिनोल्स टर्न्स डार्क on standing, ठीक। why phenol turns dark on standing? And believe me, just ask your friends, सिर्फ एक फॉर्मूला पता करके ला दो मेरे को, फिनोक्विनोन का फॉर्मूला, बाकी तो छोड़ो, किससे यही पता करवा दो फिनोक्विनोन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। जितने भी आपके दोस्त वोस्त पढ़ते होंगे, हाँ डेफिनेटली अच्छा करते हैं तो अच्छा बताते हैं लोग, जो अच्छा बताते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं भाई। अब बेटा ये टर्न डार्क क्यों होती है, ध्यान से देखिए कि यहां मैं आपको पहले ही ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल करवा रहा हूं, जबकि लास्ट टॉपिक होना चाहिए, बट यहीं पर अपन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, इस क्वेश्चन को निपटते हुए हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल की बात कर लेंगे। देखो बेटा फिनोल देखा जाए तो एक सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं? देखा जाए तो इज इट अ सेकेंडरी अल्कोहल और नॉट? ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, अगर मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया और कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया जैसे K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और जज्बात को कंट्रोल में नहीं रखा, यानी अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा दी इसकी, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, सो देन वी गेट ब्लैक टेरी मास, ब्लैक टेरी मास which is a mixture of number of quinones, mixture of quinones, mixture of quinones, black terry mass। now what the hell is black terry mass? धूप देखिए, धूप बाहर वाली धूप नहीं, भगवान पे चढ़ाने वाली धूप,
चिपचिपा सा मांस होता है ना काला सा, वो काला सा चिपचिपा सा मांस, दैट इज ब्लैक टेरी मांस, दैट इज ब्लैक टेरी मांस। तो ऐसा चिपचिपा सा काला सा मांस होगा जिसको ब्लैक टेरी मांस बोलेंगे। क्लियर? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे क्यूनोन्स होते हैं। सर क्यूनोन क्या होते हैं तो मैं बताता हूं। अब मान लो रिएक्शन यही है पर मैंने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, ठीक? यानी कि रिएक्शन तो यही है K2Cr2O7 H पॉजिटिव अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो बेटा देखो, एज आई टोल्ड यू कि फिनोल एक सेकेंडरी अल्कोहल है। बेटा सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो क्या मिलता है? कीटोन्स। क्या मिलते हैं? कीटोन्स। तो यहां कीटोन तो मिलना है, और कौन सा कीटोन? बेटा क्यूनोन। अब क्यून क्या होता है? क्यून होता है फोर्थ कार्बन। क्यून क्या होता है? फोर्थ। क्यून का मतलब है 4। तो अपने पास कीटोन तो मिलेगा पर इस तरह का मिलेगा, ध्यान देना प्लीज। एक ये, और इसके चौथे नंबर पे दूसरा O, इसको बोलते हैं बेंजोक्यूनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोक्यूनोन। बेंजोक्यूनोन। तो क्यूनोन का मतलब कि आपके 2 कीटोन्स हैं भाई, 1,4 पोजीशन पे है, ठीक? तो उसको बेंजोक्यूनोन बोल दिया, ठीक? ऐसे और भी क्यूनोन्स होंगे, ठीक? ऐसे और डाई कीटोन्स बोल लूं, जिसमें ऐसा भी तो होता है ये मेटा पे हो जाए 2O, इस तरह का मिक्सचर बनेगा ब्लैक टेरी मास में। क्लियर? बट अगर कंट्रोल्ड रखोगे तो बेंजोक्विनोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब यही बनेगा बेंजोक्विनोन, ठीक? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? फिनोल्स ऑन स्टैंडिंग टर्न्स डार्क। अब अगर इसका मैं एरियल ऑक्सीडेशन करता हूं, ऑक्सीजन के साथ एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल का मतलब क्या? एरियल का मतलब क्या? एयर की प्रेजेंस में, और इसकी ऑक्सीडेशन से बनना तो क्या है हमारे पास? बेंजोक्विनोन। तो देखो बेटा इधर ध्यान देना प्लीज, एक तो मेरे पास यहां पे बेंजोक्विनोन बन जाता है, लेकिन एयर में कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती। एयर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम कोई स्पेशल कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, हमने सिर्फ पड़े रहने दिया फिनोल को। एयर के साथ रिएक्ट करो कि सारी फिनोल तो नहीं रिएक्ट करेगी, सम फिनोल विल रिएक्ट टू फॉर्म बेंजोक्विनोन एंड सम विल बी एज इट इज प्रेजेंट। तो कुछ फिनोल रह जाएगा और कुछ बेंजोक्विनोन बन जाएगा, ठीक? अब इस बेंजोक्विनोन और फिनोल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। तो अगर तुमसे पूछे एरियल ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट, तो बेंजोक्विनोन नहीं लिखना, फिनोक्विनोन लिखना है। एरियल ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? फिनोक्विनोन। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या? बेंजोक्विनोन। समझ में आई? लेकिन एरियल ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या? फिनोक्विनोन। फॉर्मूला देखो, फिनोक्विनोन क्या है? फिनोल और बेंजोक्विनोन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिनोल और बेंजोक्विनोन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज फिनोक्विनोन। लेकिन क्वेश्चन था व्हाई इट टर्न्स डार्क? बेटा डार्क होता है ड्यू टू बेंजोक्विनोन। डार्क जो है, अगर पूछे डार्क क्यों हुआ, क्योंकि बेंजोक्विनोन का कलर डार्क होता है भाई। तो फिनोल तो कलरलेस है, बट जो बेंजोक्विनोन है वो डार्कनेस दे देती है बेटा। तो अगर आपके पूछा जाए कि भाई फिनोल का कलर ऑन स्टैंडिंग डार्क क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू बेंजोक्विनोन। लेकिन अगर प्रोडक्ट पूछा जाए कौन सा बनता है, फिनोक्विनोन। फर्क समझ रहे हो क्वेश्चन में? गलती नहीं करना बेटा, अगर एरियल ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट बोला तो क्या बोलोगे? फिनोक्विनोन। लेकिन अगर पूछा डार्क किस वजह से, बेंजोक्विनोन, क्योंकि फिनोल तो कलरलेस है। तो अगर डार्कनेस आई है तो इसी कंपाउंड की वजह से आई होगी। आर यू क्लियर? पर बेटे एक स्पेशल तरह की ऑक्सीडेशन दिखेगा, एक स्पेशल तरह की ऑक्सीडेशन।
स्पेशल तरह की ऑक्सीडेशन में मैं यूज करूंगा पोटाशियम पर सल्फेट, K2S2O8। बेटा याद करो, कभी सर ने इनऑर्गेनिक भी पढ़ाई थी, H2S2O8 पर सल्फ्यूरिक एसिड बोला था, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला था कि नहीं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां बेटे मैंने उसकी जगह H की जगह क्या लगा दिया, तो ये भी पर सल्फेट हुआ ना, तो क्या बोलेंगे पोटाशियम, इसको क्या बोलेंगे पोटाशियम, पोटाशियम पर सल्फेट, पोटाशियम पर सल्फेट। जब पोटाशियम पर सल्फेट होता है तो रिएक्शन इज वेरी वेरी इजी बेटा। फिनोल का OH तो अपनी जगह है ही, इसका एक और कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, चाहे वो ऑर्थो पे हो जाए और चाहे वो पैरा वाला हो जाए। मेटा वाला नहीं होता बेटा, इसको बोलते हैं कैटिकोल। दो OH और दो पोजीशन पे लगे होंगे तो क्या बोलेंगे कैटिकोल, और पैरा पे लगे होंगे तो क्यूनोल। कैटिकोल एंड क्यूनोल। तो पर सल्फेट की प्रेजेंस में बेटे हमारे पास कैटिकोल और क्यूनोल बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। सो देखो बेटे, फिनोल के ऑक्सीडेशन के कई प्रोडक्ट हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। If phenol is reacted with potassium dichromate, KMnO4, etc., strong oxidizing agent, ठीक, and uncontrolled oxidation is there, you get a black terry mass. But on the other hand, अगर हमारे पास फिनोल जो है उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट तो डाला, KMnO4 तो डाला, लेकिन कंडीशन कंट्रोल रखी, यानी टेम्परेचर कम रखा होगा, कंडीशन कंट्रोल रखी होगी, तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा। और अगर बेटा एरियल ऑक्सीडेशन करोगे फिनोक्विनोन बन जाएगा। और अगर बेटे पोटाशियम पर सल्फेट में है ना, तो बेटा क्या बनेगा कैटिकोल और क्यूनोल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल समझ में आई। और क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, फिनोल ऑन स्टैंडिंग टर्न्स डार्क, व्हाई? बिकॉज ऑन स्टैंडिंग दे गिव फिनोक्विनोन, आउट ऑफ विच benzoquinone have dark color, so it develops a dark color. Got it or not? So ये था आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को। yes, आगे देखिएगा प्लीज। नाउ फिनोल में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल तो आपको भेजा हुआ लेक्चर में, नहीं भी होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट आपको दी है उसमें 11वां लेक्चर है, 11th लेक्चर, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। 20 मिनट का लेक्चर है, 20 मिनट 18 सेकंड, 20 मिनट 80 सेकंड का लेक्चर है बेटा सिर्फ फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर। 11th लेक्चर है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट है, 11th लेक्चर है, ठीक। प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक। जो समझ नहीं आए मेरे से पूछो, ठीक। +1 में मैंने खुद भी करवाया तुम्हारे को, ठीक। +1 में जर्नल ऑर्गेनिक में मैंने खुद भी करवाया तुम्हें फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर। बट जस्ट टू रिमाइंड इट अगेन, गो थ्रू दैट वीडियो। इफ इट इज एनी प्रॉब्लम, देयर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। क्लियर? हम कर रहे हैं फिनोल के अगले रिएक्शंस को। देखो बेटा, फिनोल में बेंजीन रिंग है, और जिसमें भी बेंजीन रिंग होता है वो बेंजीन रिंग के रिएक्शन तो देता ही है। और बेंजीन रिंग के रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR, है ना बेटा। अब फिनोल जो है उसमें जो OH है बेटे, OH का कौन सा इफेक्ट है? +R। OH का कैसा इफेक्ट होता है? +R। तो ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है। तो बेंजीन इज हाईली एक्टिवेटेड, या हाईली ना लिख करके मैं सिंपली एक्टिवेटेड लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक्टिवेटेड
towards ESR. What do you mean by ESR? Electrophilic substitution reactions. Clear? बेंजीन रिंग के अपने रिएक्शन। और मोर ओवर हमें यह भी पता है प्लस आर वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि नहीं? सो OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अनीजी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? बोलो सर आज दिमाग नहीं चल रहा, आज मोबाइल साथ में नहीं है ना। क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब? जो नेक्स्ट ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे लेके जाए। सो OH जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, नेक्स्ट ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे लेके जाएगा, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट है। रिजोनेंस करी हुई है ना इसकी यार, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं है। वो तो समझ में आता है कि इसका चार्ज कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा आर एक्टिवेटेड, हाई डेंसिटी सेंटर्स, तो नेक्स्ट ग्रुप कहां पे जाएगा? ऑर्थो पैरा पे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त रिएक्शन है ये सारे के सारे। ठीक, सबसे पहले ये मेरे पास फिनोल है, मैंने इसकी की हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आई गेट ट्राइब्रोमोफिनोल। मेरे पास ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा, यानी ब्रोमीन सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक कर जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनोल। बट अगर इसी रिएक्शन को हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में यूज करते, से CS2 में, है ना जी, CCl4 में कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते, तो ऐसे केस में मोनोब्रोमोफिनोल बनता है। ऐसे केस में मोनोब्रोमोफिनोल बनता है। और क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ऑटोमेटिकली या तो ऑर्थो पे आएगा और यहां प्रोडक्ट कहां पे आएगा? पैरा पे आएगा। अब बात है कि ऐसा क्यों यार? वाटर की प्रेजेंस में ये ट्राइब्रोमोफिनोल दे रहा है, ट्राइब्रोमोफिनोल। वाटर की प्रेजेंस में फिनोल ट्राइब्रोमोफिनोल दे रहा है, और जबकि CS2 की प्रेजेंस में ये मोनोब्रोमोफिनोल दे रहा है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल या पैरा ब्रोमोफिनोल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि फिनोल जो होगा बेटा, इट इज एन एसिड और नॉट। तो जब इसको वाटर में डालते हैं, वाटर में डाल के टर्न्स इनटू फिनोक्साइड आयन, किसमें? फिनोक्साइड आयन में। ठीक है बच्चे, बेटा प्लस आर इसका भी है और O नेगेटिव का भी क्या है? प्लस आर। बट जो परमानेंट नेगेटिव होते हैं उनका प्लस आर बहुत ज्यादा होता है, तो इसका प्लस आर इज मोर। सो दिस रिंग इज वेरी हाईली एक्टिवेटेड। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है पोलर मीडियम में? फिनोल ब्रेक्स अप इनटू फिनोक्साइड। इन पोलर मीडियम फिनोल ब्रेक्स अप इनटू फिनोक्साइड, and in phenoxide ring is highly activated, so we get tri substitution। तीन जगह अटैक हो जाएंगे, रिंग बहुत एक्टिवेटेड है, रिंग पे बहुत इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ब्रोमीन 1 पॉजिटिव, यानी कि वही जैसे Cl1 पॉजिटिव, Br1 पॉजिटिव, ऐसे अटैक होगा ना। सो ब्रोमीन 1 पॉजिटिव कैन डेफिनेटली अटैक ऑन बेंजीन रिंग। ठीक, बहुत ज्यादा ब्रोमिनेशन यहां पॉसिबल है। अनिकेत ने हाथ इसलिए खड़ा किया कि ये जानना चाहता है ब्रोमीन 1 पॉजिटिव बना कहां से। लुईस एसिड तो यूज ही नहीं किया है ना। मैंने बहुत बार बोला आई एम अ वेरी गुड माइंड रीडर, है ना। ठीक, जो बातें तुम बोलते नहीं ना मेरे को समझ में आती है। ठीक, ऐसा नहीं कि जो मेरी पीठ पीछे मेरे लिए बोलते मेरे को समझ नहीं आता है, मैं बोलता नहीं हूं, बात अलग है। ठीक, सो बेसिकली क्या है
कि यहां पे जब ब्रोमीन यहां आता है फिनोल के पास, फिनोल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ब्रोमीन जो होता है जब इसके पास आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करता है। रिपेल करने से इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यानी पोलराइजेशन हो जाती है। समझ में आई? और उसकी वजह से ये Br1 पॉजिटिव जो होता है, पार्शियल पॉजिटिव, दैट वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड बिकॉज द रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड देयर इज नो नीड ऑफ कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव से भी अटैक इजीली हो जाएगा। बोलो, इज इट क्लियर? तो कैसे इसमें बिना लुईस एसिड के कैसे हो गया? क्योंकि जब ब्रोमीन, देखो सिंपल बात क्या है, ब्रोमीन में भी लोन पेयर्स है ना, और पाई इलेक्ट्रॉन फिनोल में है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज लूजली हेल्ड और नॉट। तो जब ब्रोमीन फिनोल के पास आता है तो फिनोल के पाई इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करते हैं? रिपेल, और उस रिपल्शन की वजह से यहां पोलराइजेशन हो जाया करती है, और उस पोलराइजेशन से ब्रोमीन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव मिलता है, और पॉजिटिव वाला रिंग पे अटैक कर देता है, सेम जैसे Cl1 पॉजिटिव करता था वैसे Br। क्लियर? और बाद में Br नेगेटिव टूट जाएगा। और क्योंकि यहां रिंग हाईली एक्टिवेटेड है इसलिए ट्राई ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। बट अगर CS2 किया, CS2 में रिंग या फिनोल ब्रेकअप ही नहीं होगा, वो फिनोक्साइड बनाएगा ही नहीं। फिनोक्साइड नहीं बनाएगा तो रिंग इतना एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिंग इतना एक्टिवेट? बेटे क्योंकि जब इसके लोन पेयर हम आगे को देंगे तो फिनोल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव यानी कि वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जितने की वो O नेगेटिव बन के देगा। बोलो, इज इट क्लियर? समझ में आया? तो क्यों ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुई एंड क्यों मोनो सब्स्टिट्यूशन आई? सभी बच्चों को क्लियर है तो यस लिखें क्विकली। ओके, इसी तरह से एक दूसरा रिएक्शन पकड़ेंगे फिनोल का, ESR कर रहे हैं फिनोल के, ठीक? अब देखिएगा, ये मैंने लिया फिनोल, और बेटा फिनोल की करना चाहता हूं नाइट्रेशन। क्या करना चाहता हूं? नाइट्रेशन, ठीक? मैंने अगर यहां पे नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया, रिंग तो एक्टिवेटेड है ये, और NO2 पॉजिटिव इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इजंट इट? तो यहां ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी, ट्राई नाइट्रोफिनोल की फॉर्मेशन होगी। जैसे ट्राई ब्रोमोफिनोल बना था वैसे ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा, ठीक है? इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो होता है ड्राई स्टेट में एक्सप्लोसिव होता है। वैसे समझ लो, पॉलीनाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं ना, जिसमें एक से ज्यादा नाइट्रोजन होती है, पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स आर ऑलवेज एक्सप्लोसिव। किसी भी जगह पे एक से ज्यादा नाइट्रोजन देखोगे एक्सप्लोसिव होने होने। दुनिया के जितने भी वो व्हाट यू कैन से, हम ये बोल रहे एक्सप्लोसिव, उनके नाम याद करो तो याद आएगा। ये सबसे पहले TNT, ट्राइनाइट्रो टॉल्यूइन, TNB, ट्राइनाइट्रो बेंजीन, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रो ग्लिसरॉल प्लस डायनाइट्रो ग्लाइकोल इन अ पोरस अर्थ कॉल्ड एज कीसलघर, RDX is trinitro compound, HMX टेट्रानाइट्रो कंपाउंड। जितने एक्सप्लोसिव हैं सब पॉलीनाइट्रो है। समझ में आई बात? तो ये एक्सप्लोसिव होता है ड्राई स्टेट में, लेकिन सॉल्यूशन में हम इसको डाई की तरह यूज करते हैं, सॉल्यूशन में हम इसको डाई की तरह यूज करते हैं। क्लियर? पिक्रिक एसिड। पर बेटे यहां पे अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट कर दिया, तो बेटा डाइल्यूट मतलब HNO3 की कंसंट्रेशन कम। अगर HNO3 की कंसंट्रेशन कम तो NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे पास मोनोनाइट्रोफिनोल बनेगा, मोनोनाइट्रोफिनोल बनेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे।
सो अब यहां पे इन दोनों में देखो, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड में ट्राइनाइट्रोफिनोल है, डाइल्यूट में मोनोनाइट्रोफिनोल है, पर इसका रीजन पहले वाले रीजन से अलग है। यहां फिनॉक्साइड की बात नहीं है, यहां बात सिर्फ यह है कि यहां कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विल बी मोर, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स की कंसंट्रेशन विल बी मोर, और NO2 1 पॉजिटिव आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स बेटे, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। डाइल्यूट के केस में कंसंट्रेशन इज लेस, तो लेस लगेंगे भाई, सिंपल है। अब भाई साहब फिर जानना चाहते हैं कैसे NO2 1 पॉजिटिव बना सर। ठीक, एक बात चलो वो भी पूछते हैं, आपके क्वेश्चन को पूछते हैं। बेसिकली HNO2 ये नाइट्रिक एसिड है, फिनोल अपने आप एसिड होता है, तो फिनोल से जो H पॉजिटिव मिलता है वो इसके लोन पेयर पे अटैक करके यहां से वाटर निकालता है, वाटर और NO2 1 पॉजिटिव ऐसे करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। समझ में आई बात? ऐसे करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। बात क्लियर हुई? फिनोल का H पॉजिटिव नाइट्रिक एसिड पे अटैक करेगा, ठीक, वाटर और NO2 पॉजिटिव जो होगा दैट इज अ वेरी वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, फटाफट अटैक करता है। अब जो अनिकेत जी दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये ऐसे कैसे कर रहा है? बेटा डेफिनेटली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देयरफॉर इन रिएक्शंस में यील्ड्स आर लो, इन दोनों रिएक्शन में यील्ड्स आर लो। बोलो भाई, यही पूछना चाह रहे थे, है ना? समझता हूं ना मैं तुम्हारे को, ठीक। इसका भी यील्ड इज लो, इन दोनों रिएक्शन में यील्ड्स कम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा, मैक्सिमम बेंजोक्विनोन बन जाएगा, बहुत कम नाइट्रोफिनोल्स बनेंगी। पर मन में इच्छा है कि नाइट्रोफिनोल बनाएं और यील्ड भी ज्यादा हो, है ना? तो इस सपने को दबाएंगे तो नहीं, कुछ तो करेंगे। तो अगर मुझे यील्ड ज्यादा चाहिए, पर बनानी नाइट्रेशन ही है, यील्ड ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिनोल को पहले HONO से रिएक्ट कराऊंगा नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट ऑल, है ना भाई? और नाइट्रस एसिड हमेशा तुम्हें पता है कैसे बनता है? इन सिटू। नाइट्रस एसिड हमेशा लिखा जाता है NaNO2 एंड HCl, और इससे यहां से OH निकालोगे, NO1 पॉजिटिव अटैक करेगा तो बनेगा नाइट्रोसोफिनोल। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोफिनोल, वेदर ऑन ऑर्थो और ऑन पैरा, दोनों में से दोनों जगह बनेगा, ऑर्थो पैरा। मैं पैरा वाला लिख रहा हूं तो ये मत भूल जाना कि ऑर्थो पे भी होगा। और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन, हमने यहां पे नाइट्रोसेशन करी, ठीक है, हमने यहां पे नाइट्रोसेशन करी। अब नाइट्रोसेशन करने के बाद अब इस पे नाइट्रिक एसिड डालो, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटा ये पार्ट ऑक्सीडाइज करना, नाइट्रोसो पार्ट ऑक्सीडाइज करना इज मोर इजियर देन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ठीक। इसको ऑक्सीडाइज करना ज्यादा इजियर होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक। हम यही चाहते थे। अब की बार यील्ड भी कम नहीं हुई, क्योंकि HNO3 which was working as oxidizing agent, it will only oxidize this one, not phenol. तो इसने ऑक्सीडाइज किया नहीं, मैक्सिमम ये चेंज हो गया, और फर्दर इसने सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज किया, तो नाउ यील्ड इज मोर। तो हमारे सपने पूरे हो गए, जज्बात दबाने नहीं पड़े, ठीक। और हमें नाइट्रोफिनोल भी मिल गई, मोनोनाइट्रोफिनोल एक्सेस में मिल गई। बोलो, इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक। पर सर एक बात आपने ना छुपा रखी अभी तक, क्या कि इसमें से मेजर कौन? ऑर्थो पे भी लगा, पैरा पे भी लगा,
मेजर कौन? ठीक, इस मेजर को बताने के लिए मैं एक और रिएक्शन आपके साथ करना चाहूंगा, फिनोल की सल्फोनेशन। फिनोल की सल्फोनेशन, इसी के मेजर को बताने के लिए कि और दो मेजर होता है कि पैरा मेजर होता है, ठीक, इसको बताने के लिए हम एक और रिएक्शन इसका करना चाह रहे हैं, सल्फोनेशन। तो हमने लिया फिनोल, इसकी करनी है सल्फोनेशन। बेटे सल्फोनेशन हमेशा किस में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, इसको कुछ और भी लिखते थे हम लोग, ओलियम H2S2O7, सल्फोनेशन होगी। Now, here, if temperature is 298 Kelvin, यानी रूम टेम्परेचर, और दो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और दो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। ऐसा नहीं भी यहां पैरा नहीं बना होगा, पर मेजरली क्या होगा? और दो। रीजन इज वेरी सिंपल, देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो लो टेम्परेचर पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे पास लो टेम्परेचर पे और दो ज्यादा मेजर होगा। लेकिन से टेम्परेचर कर देते हाई, 373 केल्विन, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं तो ऐसे केस में पैरा इज मेजर वन। व्हाई? द सिंपल रीजन, हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेगा, और वैसे आपको पता है पैरा पे हमेशा अटैक सबसे इजी होते हैं ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंसेस एंड लेस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एक तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम, दूसरा सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर होता है, और आपको पता है किसी भी ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पैरा पे। तो अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो पैरा विल बी मेजर वन, टेम्परेचर लो हुआ तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और दो विल बी मेजर वन। इज इट क्लियर नाउ? बेटे आपको सल्फोनेशन समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर हो गया? आपको ब्रोमिनेशन समझ में आ गई, नाइट्रेशन समझ में आ गई? बेटा एक होता फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वैसे मेरे अकॉर्डिंगली फिनोल डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, पर मेरे अकॉर्डिंगली कुछ होता है नहीं, है ना, तुम कौन सा मेरी बातें मान लेते हो? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनसीईआरटी लिखती है फिनोल में होता है, मैं प्रूव करूंगा कि नहीं होता है, ठीक, पर अगर तुमसे पूछ ले तो, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है फिनोल में, ठीक, और अकॉर्डिंगली अगर मैं इसके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूंगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेटा फ्रीडल क्राफ्ट तीन तरह के होते हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बोनेशन होती है एक, सीओ लगता है उसमें, COCl की प्रेजेंस में, फॉस्जीन की प्रेजेंस में, बेसिकली COCl2 की प्रेजेंस में। बट आपको पहले एल्काइलेशन करनी, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, है ना। अब फ्रीडल क्राफ्ट में मान लो फिनोल है, और फिनोल के साथ मैंने CH3Cl का रिएक्शन करवाया in the presence of a Lewis acid like this. Obviously ये Cl निकाल के CH3 पॉजिटिव बनाएगा, और हमारी ऑर्थो पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप या फिर पैरा पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अगर ये बड़ा हुआ तो आप इसका कार्बोकटायन बना करके क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट, याद है? आई डाउट।
ये है। अब इसमें अगर मैंने AlCl3 लगाया, इसमें मैंने AlCl3 लगाया, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? OH CH CH3 CH3 और दो पे, और या फिर CH CH3 CH3 पैरा पे। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि AlCl3 इस पे अटैक करेगा, ठीक, अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाएगा, CH3 CH2 CH2 1 positive and AlCl4 1 negative, isn't it? And then there will be hydride shift. कार्बोकेटाइन हमेशा रीअरेंज होते हैं कि नहीं? सो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगी। ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट हमारे पास CH3 CH1 पॉजिटिव CH3 बनता है, एंड विच अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग। इसलिए ये इस कार्बन से ना जुड़ के बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो कभी भी फ्रिडलक्राफ्ट करवाना है ना बेटा, तो अगर कोई बड़ा अल्काइल हैलाइड हुआ, कार्बोकेटाइन बना के उसकी रीअरेंजमेंट जरूर करनी है। गॉट इट और नॉट? ये फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन थी। अगर एसाइलेशन करनी होती, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, दोबारा आएगा यहां पर, वापिस आऊंगा मैं। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन एसाइल ग्रुप में डालना, एसाइल ग्रुप को लगा देना। तो फिनोल के साथ अगर मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 इसको अटैक करवाया, तो बेटा यहां से Cl निकलेगा ना? हाँ जी। और क्या बनाएगा? OH, और ये वाला पार्ट ऐड ऑन होगा, एसाइल पार्ट। बोलो बच्चे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH3 और दो वाला, और पैरा वाला, और मेजर और दो वाला। क्यों मेजर और दो वाला? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मेक्स इट स्टेबल, तो ये मेजर वाला। पर बात यह है कि सर क्यों बोल रहे थे कि फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होती? ठीक, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होती। एक बात याद रखना बेटा, इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हो। एक्चुअली एनहाइड्राइड्स आर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट्स, क्योंकि इनके रिएक्शन कंट्रोलेबल होते हैं, जबकि एसाइल हैलाइड के रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं होते हैं बेटा, इसके रिएक्शन कंट्रोलेबल होते हैं। गॉट इट और नॉट? इसलिए एनहाइड्राइड्स आर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट्स देन एसाइल हैलाइड्स। पर सर ऐसा क्यों बोल रहे थे कि फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता? ये देखो भाई, पीछे ये देखा था हमने, वैभव भैया आपको इसकी जरूरत थी। ठीक, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होता था? सर क्यों बोल रहे हैं ऐसा? देखो बेटा, ऐसा था कि अगर मान लो फिनोल है और हम यहां लुईस एसिड डाल रहे हैं यार, लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो बेटा वो यहां पे भी तो अटैक करेगा ना। तो होता क्या है, ये जो लुईस एसिड हमने डाला, ये इस पे अटैक कर देता है। अगर ये इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, AlCl3, नाउ रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड और नॉट? अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? तो रिंग इज डीएक्टिवेटेड। और यहां पे जो आपके बेटे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये वाला या फिर एसाइल, यानी R पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स।
are weak electrophiles. They cannot attack on deactivated ring. ये deactivated ring पे अटैक ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए फिनोल में ये नहीं हो सकता है भाई, बट एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं कि एक्चुअली फिनोल पे फ्रीडलक्राफ्ट नहीं होता है, मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं। ठीक, क्यों? चलो ये समझ लिया फ्रीडलक्राफ्ट क्यों नहीं हो सकता फिनोल में, समझ में आया कि नहीं आया? कि जो लुईस एसिड होगा वो फिनोल के लोन पेयर पे भी अटैक कर जाएगा एंड फिनोल गेट्स डीएक्टिवेटेड एंड अल्काइल कार्बोकेटायन और एसाइल कार्बोकेटायंस आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, दे could not attack on, you can say that deactivated ring, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। और इसका प्रूफ इधर प्रॉब्लम कौन सी थी ये बता दो, प्रॉब्लम कौन सी, किस वजह से, किस पर्टिकुलर चीज की वजह से हमारे पास रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, दैट इज AlCl3 लुईस एसिड। लुईस एसिड की प्रॉब्लम थी ना, तो क्या हुआ कि हमने फिनोल तो लिया, फिनोल तो लिया, पर अब अटैक करवा दिया, इसके साथ करवा दिया, मान लो एसाइल हैलाइड के साथ करवा दिया, डन। पर लुईस एसिड नहीं लिया क्योंकि प्रॉब्लम लुईस एसिड थी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि फिनोल जो है ये अपने लोन पेयर की वजह से वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हमारे इस कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन पे कैसा होगा? नेगेटिव। सो दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, इजंट इट? और यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, इजंट इट? बनेगा क्या? COH1 पॉजिटिव, ठीक, और यहां पर CO नेगेटिव, ठीक, CH3Cl, इजंट इट? यही बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा है कैसे? क्या ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव रहता है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? क्या कभी नेगेटिव रहता है? ये यहां इलेक्ट्रॉन देगा एंड Cl इज अ गुड लीविंग ग्रुप, है ना बेटा? तो ये बाहर निकल जाएगा। तो दो चीजें बाहर निकली, H और Cl, मतलब HCl बाहर निकला। अब HCl बाहर निकला तो हमारे पास पहले जो बना वो ये बना जिसको हम बोल सकते हैं फिनाइल एसीटेट। क्या बोल सकते हैं? फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, ठीक। अब मैंने इसके ऊपर लुईस एसिड छोड़ दिया, अब मैंने इसके ऊपर लुईस एसिड लगा दिया। Now Lewis acid will attack on this particular now, isn't it? हाँ जी, जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास O के साथ AlCl3 1 पॉजिटिव और यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर जी? अब ये यहां से लेगा बेटे इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना। O AlCl3 और साथ में बाहर क्या निकल गया? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये बाहर निकला कि नहीं निकला बच्चे? क्या अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। तो क्या अब रिंग डीएक्टिवेटेड है? नहीं है। तो क्या अब अटैक पॉसिबल है? तो इसमें और इस वाले में फर्क देखो। इस कैटायन, इसको देख लेना ध्यान से, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा। और जो मैंने पिछला बताया था
इस पे पॉजिटिव चार्ज रह रहा था कि नहीं? रह रहा था ना, तो रिंग वॉज नॉट एक्टिवेटेड। बट इस केस में नाउ द रिंग इज एक्टिवेटेड, और इसका अब अटैक पॉसिबल है और दो और पैरा पोजीशन पे। यहां से जो H निकलेगा, H ही रिप्लेस होगा ना, ESR है ना, तो यहां से H रिप्लेस होगा, H यहां जाएगा, AlCl3 को ठुड्डा। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा जो हम बनाना चाह रहे थे, ये वाला 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बेटे क्लियर? अब इस सारे रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या नाम देते हैं? फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक। नाउ टेल मी, अगर ये रिएक्शन सीधे ही हो जाता तो ये करने की जरूरत क्या थी? व्हाई फ्राइज रीअरेंजमेंट वाज डिस्कवर्ड? व्हाट वाज द फन ऑफ डिस्कवरिंग फ्राइज रीअरेंजमेंट? बेटे एक्चुअली फ्राइज रीअरेंजमेंट डिस्कवर ही इसलिए हुई थी कि फिनोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता था, इसलिए बायपास किया था कि पहले स्टेप पे AlCl3 मत डालो और पहले प्रोडक्ट बनने दो, फिर AlCl3 डाल के रीअरेंजमेंट करवा दो, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटे अगर ये पहले ही बन जाता तो ये मगजमारी करनी क्यों है? इस थॉट को लाना ही क्यों है? हर थॉट का एक वजह होता है ना यार, हर चीज को निकालने के लिए कोई वजह होता है। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट कभी किसी अच्छी किताब में पढ़ोगे ना, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट जब लिखी होगी तो उसमें पहले उसकी नीड लिखी होती है ना कई किताबों में, तो इसकी नीड ही ये थी, बिकॉज वी डू नॉट गेट एसाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनोल, ठीक, बिकॉज लुईस एसिड अटैक्स ऑन फिनोल मेकिंग द रिंग डीएक्टिवेटेड, सो इसलिए अटैक नहीं हो पाता। तो हमने लुईस एसिड को बाद में यूज किया, पहले यूज नहीं किया, और इस फिनोमिना को फ्राइज रीअरेंजमेंट बोला। तो हेंस आई प्रूव्ड माय पॉइंट कि व्हाई आई सेड दैट कि ऐसा होता नहीं है। क्लियर? बोलो। क्वेश्चन कैसे आएगा अगर हम जेई के हिसाब से देखें तो? वो तो बेटे सिंपल ऐसे आएगा, हमें बोलेंगे फिनोल है, ठीक है जी, और फिनोल पे हमें यहां पे दे देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, ए बोल देंगे, ठीक, उसके बाद लुईस एसिड लगा देंगे, बी बोल देंगे। या तो प्रोडक्ट पूछेंगे या बोलेंगे कौन सा रिएक्शन है, बोलेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट है, क्योंकि पहले हमारे पास ये बना, ये वाला, दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट फिनाइल एसीटेट, ये ए है इसमें, और आगे AlCl3 लगाने से ये दूसरा प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये बी है, ये बी बन गया। ठीक है बच्चे, बाकी कोई खास इसमें नहीं होगा। एनी डाउट्स अबाउट फ्राइज रीअरेंजमेंट? जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको थॉरोली क्लियर है भाई? ओके, नाउ अब जो करवाने जा रहा हूं ये आपकी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो चंद रिएक्शन है हमारी बुक में जो पूछने ही है, आने ही है, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। वैसे अब जो करवा रहा हूं आगे जाके आएगा आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन्स में, कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स में, HVZ हेल-वुलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये वो रिएक्शन जो आने ही है, कुछ मर्जी हो जाए। तो जो अगला रिएक्शन तुम्हें करवा रहा हूं इसको हम बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन, RT रिएक्शन। ये एल्डिहाइड का भी है, इसका भी है, ठीक, फिनोल का भी है। रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन,
शॉर्ट फॉर्म में बोल दो आरटी रिएक्शन, है ना, बार बार रीमर टीमेन, सीधी बात आरटी रिएक्शन। ठीक, पहले रिएक्शन देख लो क्योंकि इसके मैकेनिज्म के बिना छुट्टी होगी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। रीमर टीमेन रिएक्शन जो है फिनोल का रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड अ बेस लाइक KOH, base like KOH, NaOH, any base is needed, and product formed is salicylaldehyde. Product formed is salicylaldehyde, byproduct बाद में लिखते हैं salicylaldehyde. The product formed is salicylaldehyde. Reamer-Tiemann reaction. Very, very, very important reaction है बच्चों। ठीक, see mechanism of Reamer-Tiemann reaction. When you talk about mechanism of Reamer-Tiemann reaction, तो देखो बेटे हमारे पास सबसे पहले है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज like this, isn't it? Now see what happens is ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कार्बन बिकम हाईली डेफिशिएंट, तो अपना सारा गुस्सा किस पे उतारेगा? हाइड्रोजन पे। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन चीखेगा जोर जोर से बचाओ बचाओ, पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। और इसके पास से गुजरता हुआ OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन की चीखे सुन लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा पॉजिटिव हो रहा है, लुट गया, बर्बाद हो गया। इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींच लिए, इसने कहा भैया चिंता नहीं करने का, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, मेरा दोस्त बन जा। इसने इस पे अटैक किया। ठीक, तो जब इस पे अटैक किया, ये बाहर निकला, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन के मत्थे मारे, मर ले। कार्बन ने देख क्लोरीन के मत्थे मारे, ले, तंग कर रखा है। समझ में आया? तो बाहर क्या निकला हमारे पास? क्या क्या निकला? CCl2 प्लस वाटर प्लस Cl नेगेटिव। क्यों जी? इसको पहले कहीं पढ़ाया था सर ने। यस, दिस वाज अल्फा एलिमिनेशन। ये सर ने कभी बताया था, इसको अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। और वहीं पे बताया था कि अल्फा एलिमिनेशन जो होती है ना, जनरली फॉर्म्स इंटरमीडिएट्स। यहां पे ये बना डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बना? डाइक्लोरोकार्बीन। गॉट इट और नॉट? अब बेटे ये तो ऑब्वियस है कि फिनोल और KOH पहले रिएक्ट कर गए होंगे आपस में, एसिड और बेस, तो सॉल्ट बना होगा। तो हमारे पास जो फिनोल होगा वो KOH के साथ पहले ही अटैक कर गया होगा, और उसने यहां पे एक तो फिनोक्साइड बनाया होगा और वाटर बनाया होगा। और फिनोक्साइड हमेशा, ये सॉल्ट है, सॉल्ट हमेशा वाटर में डिसोशिएटेड रहता है कि नहीं रहता है? तो यानी ये हमारे पास ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? और इससे रिंग एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? क्या देख रहे हो यार? मैं वही हूं। यहां पर ये टूटेगा क्योंकि सॉल्ट वाटर में हमेशा डिसोशिएटेड रहते हैं, तो ये ऐसे रहेगा। और यहां पे O नेगेटिव होने से रिंग इज एक्टिवेटेड। अब रिंग एक्टिवेटेड है, तो हमारे पास ये जो फिनोल है जिसका फिनोक्साइड बन गया है, उसके ऊपर बेटा ये कार्बीन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देखने में लोन पेयर लग रहा है बट इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि कार्बीन में इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है भाई, कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है।
सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट रिंग पे अटैक करे, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे अटैक करेगा। जब इसने यहां के इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे। क्यों जी? इससे हमारे पास क्या बना होगा? डबल बॉन्ड O, यहां पर CCl2, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इतना सब कुछ हो रहा है तो यहां पड़ा हुआ H भी तो जाग खड़ा होगा। H तो था ना यहां पर, और बाकी ये। बोलो बेटे, क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? दिस स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा, मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन दो, मैं नहीं जानता, है ना भाई? तो ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, और ये उसका अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज अ दयालु हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन करता है कि नहीं? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा ना भाई। खुद कैसा बनेगा? H पॉजिटिव। पर दुनिया में हर आदमी स्वार्थी है भाई। H ने भी इसलिए इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि उसको नेगेटिव दिख रहा था। उसको था मैं पॉजिटिव बनूंगा, यहां जुड़ जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, नाम भी हो जाएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, है ना भाई? तो ये H पॉजिटिव यहां जुड़ गया। क्लियर जी? जिसकी वजह से यहां O नेगेटिव, डबल बॉन्ड CHCl2, ये बन गया जी। बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो बेटे, ये बन गया हमारे पास, लेकिन मीडियम में था KOH। मीडियम में क्या था? KOH। आपको ये बताया गया है ना भाई कि कहीं पे भी मेटल देखो, हैलोजन देखो, तो मेटल का हैलाइड तो बनाना ही बनाना है। क्यों जी? तो अगर मैंने इस पे KOH लगाया हुआ है तो ये K और ये Cl ये बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? एंड thus the product formed over here is O negative, CH, OH, OH। क्लियर है जी? 2 Cl की जगह 2 OH लग जाएंगे, बट एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल है क्या? तो यहां से बाहर क्या निकलेगा? वाटर। वाटर निकला तो बना क्या? O नेगेटिव, यहां CHO, ठीक है जी, और बाहर क्या निकला? वाटर। ठीक है। जब ये बाहर जा रहा था, इसने बोला कहां जा रहा है भाई? H तो देते जा, तेरे कौन से पापे का है, हमारा ही लिया हुआ है ना भाई? तो H इसने ले लिया और मेरे पास बन गया OH, CHO, और ठुड्डा किसको पड़ा? कर्मा कम्स बैक। शुरुआत OH की तो एंड भी, है ना भाई? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रीमर टीमन का मैकेनिज्म समझ में आता है? तो इसका मतलब साथ में हमारे पास निकले होंगे KCl। क्यों जी? है ना? KCl वगैरह निकले होंगे, साथ में निकला होगा वाटर। ठीक है जी। सैलिसिल एल्डिहाइड बना होगा। तो मैकेनिज्म बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पर सर एक बात बताओ यार, क्या यहां ऑर्दो ही बनेगा? क्या पैरा पे नहीं होगा? बेटे पैरा पे भी हो सकता है। अगर ऑर्दो पोजीशन ब्लॉक्ड होगी तो यही रिएक्शन कहां पे हो जाएगा? पैरा पे हो जाएगा। ऑर्दो तो इसलिए लिखा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था भाई, स्टेबल था। मान लो ये लिख लिया सबने? लिख लो लिख लो लिख लो, शाबाश।
मान लो अगर मेरे पास इस तरह का फिनोल होता है, ठीक, और प्यारे बच्चों अब मैंने यहां पर आपके पास क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दिया होता, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो लगना ही है, बट अब ऑर्थो ब्लॉक्ड है ना, तो कहां पे लगेगा? सो प्रोडक्ट कैन बी लाइक दिस। तो ऑर्थो बनाने का तो एक रीजन था हमारे पास कि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहा करता था। अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड होगी, इट हैज टू गो टू द पैरा पोजीशंस, कार्बिन नहीं अटैक करना है। अब एक और चीज देखो, मॉडिफिकेशन इसकी। मान लो आपने फिनोल लिया था, अब आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, तो बेटे यहां पर एक शॉर्टकट याद रखना, मैकेनिज्म हालांकि वैसा नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, एंड देयर इज नो नीड कि आप इसका मैकेनिज्म करेंगे। इधर ध्यान देना, इसमें यहां पे कितने क्लोरीन लगे थे? 2, और एक H था ना पहले निकला। अगर मान लो CCl4 लेते तो यहां 3 क्लोरीन लगते, उसके बाद 3 OH निकलते, 3 OH लगते, वाटर निकालते, तो यहां पे CHO की जगह COOH बन जाता। यानी बेटे अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो यहां पे OH के साथ बनेगा COOH, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अगर बेटे क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं रीमर टीमन टाइप रिएक्शन। अब ये रीमर टीमन नहीं है, आरटी टाइप, रीमर टीमन टाइप रिएक्शन, कई लोग इसको रीमर टीमन बोल देते हैं। इसका मैकेनिज्म भी अलग होता है, क्योंकि यहां H तो है नहीं जो चीखे मारेगा, यहां तो चारों Cl है। समझ रहे मेरी बात? तो दिस रिएक्शन विल नॉट मूव लाइक दैट, जैसे कि वो मूव किया था वैसे ये मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया? बट इसको आरटी टाइप रिएक्शन बोल देते हैं, रीमर टीमन टाइप रिएक्शन बोल देते हैं। तो आपने सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर बेटे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक, तो अपने पास एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। और ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, रीमर टीमन। नाउ वन मोर रिएक्शन ऑफ फिनोल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो आज बहुत ज्यादा कर दिया, तो एक रह गया कॉल्व रिएक्शन, द ओनली रिएक्शन ऑफ फिनोल जो इसके बाद बचा है, इंपॉर्टेंट वन, पर मैं उसको अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि उसके आगे मेरे को बहुत कुछ बताना है। सिर्फ कॉल्व ही नहीं बताना है, कॉल्व से आगे बहुत कुछ लेके चलना है, ठीक। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर फिनिश करवा दूंगा बेटा, विद ईथर्स, विद ईथर्स, क्योंकि फिनोल के 2-3 रिएक्शन बचे हैं, एक कॉल्व रिएक्शन, बाकी रिडक्शंस, ठीक, और एक फिनोल्फथलीन की फॉर्मेशन, 3 रिएक्शन। ये फिनोल के 3 रिएक्शन बचे, ठीक। और रही बात, उसके बाद आगे चलेंगे ईथर्स। ईथर वैसे ही चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है, एक ही रिएक्शन उसका इंपॉर्टेंट है, करवाऊंगा तो मैं सारे ही, बट एक ही रिएक्शन जो बार बार पूछा जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस में आपको पहले करवा चुका हूं, तो आई एक्सपेक्ट कि जब भी तुम अगली बार आएंगे विलियमसन सिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए, दोबारा नहीं करवाऊंगा। उसकी लिमिटेशंस, विलियमसन सिंथेसिस ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है ना। तभी मैं कहता हूं कि आगे की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डन है, जितना टाइम लगना था मेरा ऑर्गेनिक में लग चुका है। समझ में आई बात? तो अब तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कब जैसे खत्म हो जाएगा। क्लियर? सो प्लीज अगली बार पढ़ के आइएगा,
और हैप्पी दिवाली।